इलस्ट्रेशन 38 देखते हैं। लेसर की अकाउंटिंग देखते हैं फाइनेंस लीज को लेकर। डीलर लेसर केस का है। एक डीलर लेसर है वो एंटर कर रहा है 10 ईयर के लीज को ऑफ द इक्विपमेंट विद द लेसी। इक्विपमेंट जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है नेचर का एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव यूज़ जो है टू द लेसर वो एट द एंड ऑफ द 10th ईयर पे लीज टर्म्स पे होगा। अंडर द लीज क्या दिया गया है हमको, लेसर रिसीव कर रहा है एनुअल लीज पेमेंट कितना 15,000 रुपये जो पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर के ऊपर। लेसर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेसिडुअल वैल्यू इक्विपमेंट की कितनी होगी 50,000 रुपये की होगी एट द एंड ऑफ द 10th ईयर लीज टर्म्स के ऊपर। लेसी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है रेसिडुअल वैल्यू गारंटेड जहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है लेसर को फ्रॉम द फर्स्ट 30,000 ऑफ द लॉस फ्रॉम द सेल्स एट अ प्राइस बिलो द एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म्स। कितना दिया गया है 50,000 का दिया गया है। जो इक्विपमेंट है वो एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 15 साल की है। कैरिंग अमाउंट जो है वो 1,00,000 रुपये की है। जो फेयर वैल्यू वो 1,11,000 की है। जो लीज है वो डज नॉट ट्रांसफर, जो लीज है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है उसके अंदर ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म्स और कंटेन एन ऑप्शंस टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट। जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है वो कितना है 10.078% का है। कैसे लेसर अकाउंट करेगा फॉर द सेम्स इन इट्स बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। तो सॉल्यूशंस में देखते हैं तो लेसर जो है वो क्लासिफाइड करेगा लीज को एज अ फाइनेंस लीज। इसको क्या मानेगा, फाइनेंस लीज मानेगा। क्यों? क्योंकि जो सम है ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट अमाउंट कितना कर रहा है वो सब्सटेंटली सारे फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स को। इसीलिए यहाँ पर ये फाइनेंस लीज है। एट दी लीज कमेंसमेंट पे लेसर्स की अकाउंटिंग कैसे होगी फाइनेंस लीज की, वो हमको दिया गया है नीचे। यहाँ पर देखते हैं कैसे अकाउंटिंग होगी। तो इलस्ट्रेशन 38 लेसर का अकाउंटिंग देखते हैं। ईयर लिखेंगे 1 से लेकर 10, जहाँ पर लीज पेमेंट कितना है 15,000 का हमको दिया गया था। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10.078% के हिसाब से है। तो यहाँ पर हम लोग क्यूमुलेटिव करेंगे तो कितना आएगा 6.1240 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से तो कितना आएगा 19,860 आ जाएगा। GRV जो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू थी वो कितनी थी 30,000 की हमको दी गई थी। 30,000 की हमको दी गई थी। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो ये GRV कब की थी 10th ईयर की थी शायद से। यहाँ पर दिया गया था पॉइंट 3 के अंदर जो थी कब की एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, और लीज टर्म एंड कब हो रहा था 10 साल के अंदर। तो 10 साल की वो GRV थी। तो यहाँ पर वही करेंगे 10th ईयर की GRV का 10th ईयर का फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/1.10078 को इज इक्वल्स टू 10 टाइम करेंगे तो हमारा को 10 टाइम की आ जाएगी 0.3828 आ रही है। इसको मल्टीप्लाई विद 30,000 से करेंगे तो कितना आएगा 11,484 आ जाएगा। अभी अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कितनी होगी तो 20,000 की होगी। ये कैसे निकली, यहाँ पर क्या हो रहा था तो 50 बोला गया था रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, लेकिन उसमें से 30 जो थी वो गारंटेड थी। तो बाकी की जो बची वो क्या हो गई अनगारंटेड हो गई। तो इसलिए यहाँ पर कितनी आएगी 20,000 अनगारंटेड आ गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3828 से तो कितना आएगा 7656 आएगा। टोटल करेंगे तो 1,11,000 आ जाएगा। अभी यहाँ पर जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज डेबिट करेंगे, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड को डेबिट करेंगे, टू रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, टू प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द लीज को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज कितना आएगा 1,11,000 का आएगा। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड कितना आएगा तो 92,344। ये कैसे आ रहा है तो 1,00,000 में से माइनस करेंगे 7,656। 1,00,000 में से कितना माइनस करेंगे 7,656 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 92,344 आ जाएगा। रेवेन्यू देखेंगे तो 19,860 के अंदर ऐड करेंगे 11,484। यहाँ पर क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये जो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू होती है इसको कभी कंसिडर नहीं करते हम लोग इसलिए। तो यहाँ पर 91,860 जो है वो क्या है हमारी जो लीज पेमेंट आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग क्या तो ये जो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है इसको ऐड कर देंगे तो 11,484। तो इतने का हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा 1,03,344 का। और प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द लीज कितनी आएगी 1,00,000 रुपये की आएगी क्योंकि 1,00,000 की प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर लीज यहाँ पर दिया गया था ना 4th पॉइंट के अंदर कि जो इक्विपमेंट है उसकी एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ 15 साल की है। जो कैरिंग अमाउंट थी वो कितनी की थी 1,00,000 रुपये की थी। इसलिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द गुड्स के अंदर 1,00,000 ही आएगा और यहाँ पर भी हेल्ड फॉर द सेल्स के अंदर 1,00,000 ही आएगा कैरिंग अमाउंट, जो कि हमने यहाँ से निकाला था 1,00,000 में से 7,656 निकाला था। तो ये कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर URV भी इंक्लूडेड होगी इसलिए इसको निकालना पड़ता है। और रेवेन्यू के अंदर हमने देख लिया 91,860 उसमें GRV ऐड कर देंगे तो 1,03,344 आ जाएगा। और प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द लीज कितना है कि कैरिंग अमाउंट के ऊपर 1,00,000 रुपीज़ की आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पर बैंक से कितना आ रहा था 15 आ रहा था तो 15 लिखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा 1,11,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.078 से तो यहाँ पर कितना है 11,186 आ जाएगा यहाँ पर। और नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज कितना आएगा 3,814 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 39 देखते हैं।
क्लासिफिकेशंस करना है ऑफ अ सब लीज इन द केस ऑफ द इंटरमीडिएट लेसर एंटिटी एबीसी जो है, जिसका ओरिजिनल लेसी जो है, इंटरमीडिएट लेसर जो है, लीजिस कर रहा है बिल्डिंग को 5 सालों के लिए। जो बिल्डिंग है उसकी इकोनॉमिक लाइफ 40 साल की है। एंटिटी एबीसी जो है वो सब लीज कर रहा है द बिल्डिंग को और 4 सालों के लिए फॉर द 4 ईयर्स। कैसे शुड द सेड सब लीज, ये सब लीज को कैसे क्लासीफाइड किया जाएगा एबीसी के द्वारा? तो जो सब लीज किया जा रहा है क्लासीफाइड करना है इसको विद रेफरेंस टू द आरओयू असेट, आरओयू असेट के तौर पर दिखाएगा। इन दी हेड लीज, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा है एंड नॉट द अंडरलाइंग बिल्डिंग ऑफ द हेड लीज, मतलब यहाँ पर किसी आरओयू असेट्स के अंदर दिखाएगा, ना कि अंडरलाइंग बिल्डिंग के हेड लीज के अंदर। हैंस जब असेस किया जा रहा है यूजफुल लाइफ क्राइटेरिया को, तो सब लीज जो है टर्म्स ऑफ द 4 ईयर्स उसको कंपेयर किया जाएगा 5 साल के आरओयू असेट्स के साथ इन दी हेड लीज। यहाँ पर नहीं कंपेयर किया जाएगा 40 साल के इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द बिल्डिंग्स के बेसिस पे। मतलब यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो 4 साल के बेसिस के ऊपर किया जाएगा। सब लीजिंग टर्म जो 4 साल की जा रही है उसके बेसिस के ऊपर उसको कंपेयर किया जाएगा 5 साल के आरओयू एसेट्स के बेसिस के ऊपर, ना कि 40 साल जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है बिल्डिंग की उसके बेसिस के ऊपर। एंड अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट है इन दिस सब लीज उसको भी क्लासीफाइड किया जाएगा एज अ फाइनेंस लीज। इलस्ट्रेशन 40 देखते हैं। इंटरमीडिएट लेसर्स, जब सब लीज किया जाता है इनटू द क्लासीफाइड एज अ फाइनेंस लीज, तो हेड लीज यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट लेसर जो है वो एंटर करा है 5 साल के लीज के अंदर फॉर 10,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ऑफिस स्पेस, जहाँ पर हेड लीज है विद द एंटिटी XYZ जो कि हेड लेसर है। और सब लीज किया जा रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर पे। इंटरमीडिएट लेसर के द्वारा सब लीज किया जा रहा है 10,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ऑफिस स्पेस को फॉर द रिमेनिंग लीज टर्म्स, दैट इज 3 ईयर्स ऑफ द हेड लीज टू द सब लेसी। कैसे सेट सब लीज को क्लासीफाइड किया जाएगा एंड अकाउंट किया जाएगा फॉर बाय द इंटरमीडिएट लेसर? तो सॉल्यूशन देखते हैं। इंटरमीडिएट लेसर जो है वो क्लासीफाइड करेगा सब लीज को बाय रेफरेंस टू द आरओयू असेट अराइज किया जा रहा है फ्रॉम द हेड लीज, दैट इज यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ कंपेयरिंग द 3 ईयर्स सब लीज विद द 5 ईयर आरओयू असेट, 3 साल को 5 साल के आरओयू असेट्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है इन द हेड लीज। जो इंटरमीडिएट लेसर है वो क्लासीफाइड करेगा सब लीज को एज अ फाइनेंस लीज, इसको फाइनेंस लीज के तौर पर क्लासीफाइड किया जाएगा हैविंग द कंसिडरेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिया 116 के हिसाब से, दैट इज एक क्राइटेरिया क्या है, यूजफुल लाइफ फॉर द लीज टू बी क्लासीफाइड, यूजफुल लाइफ जो है लीज की उसको क्लासीफाइड किया जाएगा एज अ फाइनेंस लीज। जब इंटरमीडिएट लेसर एंटर करता है इनटू द सब लीज, तो इंटरमीडिएट लेसर को क्या करना पड़ता है, डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है आरओयू असेट को रिलेटिंग टू द हेड लीज दैट यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है सब लेसी को। एंड रिकॉग्नाइज करना पड़ता है नेट इन्वेस्टमेंट इन द सब लीज, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कोई भी डिफरेंस होता है बिटवीन द आरओयू असेट एंड द नेट इन्वेस्टमेंट इन द सब लीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एंड जो रिटेन्स किया जाता है सब लीज को रिलेटिंग टू द हेड लीज इन द इट्स बैलेंस शीट, जब रिप्रेजेंट किया जाता है लीज पेमेंट को ओड किया जाता है टू द हेड लेसर्स ड्यूरिंग द टर्म्स। इस टर्म्स के अंदर जो सब लीज है, जो इंटरमीडिएट लेसर है वो रिकॉग्नाइज करेगा दोनों को, फाइनेंस इनकम को ऑन द सब लीज एंड इंटरेस्ट जो भी एक्सपेंस हो रहा है ऑन दी हेड लीज पे। इलस्ट्रेशन 41 देखते हैं। इंटरमीडिएट लेसर जहाँ पर सब लीज जो है वो क्लासीफाइड किया जाता है एज एन ऑपरेटिंग लीज। हेड लीज जो है वो क्या है, एन इंटरमीडिएट लेसर एंटर कर रहा है 5 ईयर की लीज के ऊपर। कितने, 5 ईयर की लीज 10,000 स्क्वायर मीटर्स की है ऑफ द ऑफिस स्पेस, जो कि हेड लीज क्या है विथ दी एंटिटी XYZ जो कि हेड लेसर है। सब लीज किसको किया जा रहा है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द हेड लीज, कमेंसमेंट ऑफ द हेड लीज पे इंटरमीडिएट लेसर जो है वो सब लीज कर रहा है इसी 10,000 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस को फॉर द 2 ईयर्स टू द सब लीज, 2 साल के और सब लीज पे दे रहा है वो किसको, दूसरे को। कैसे आप सब लीज को क्लासीफाइड करोगे, अकाउंट करोगे इंटरमीडिएट लेसर्स की बुक में? तो इंटरमीडिएट लेसर जो है वो क्लासीफाइड करेगा सब लीज को बाय द रेफरेंस टू द आरओयू असेट अराइजिंग फ्रॉम द हेड लीज। यहाँ पर दैट इज यहाँ पर इन केस कंपेयर करेगा वो 2 साल को सब लीज को विद दी 5 ईयर्स आरओयू असेट इन दी हेड लीज। जो इंटरमीडिएट लेसर है वो क्लासीफाइड करेगा सब लीज को एज एन ऑपरेटिंग लीज के तौर पर क्लासीफाइड करेगा हैविंग कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिया 116 के हिसाब से, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जो कि यूजफुल लाइफ होती है फॉर द लेसी, उसको क्लासीफाइड किया जाएगा एज अ फाइनेंस लीज। एंड सिंस इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो जो क्लासिफिकेशन होता है सेम को वो ऑपरेटिंग लीज हो जाएगा। वैन जो इंटरमीडिएट लेसर जो है वो एंटर कर रहा है इनटू द सब लीज, तो जो इंटरमीडिएट लेसर रिटेन करेगा वो क्या होगा, तो लीज लायबिलिटीज एंड द आरओयू एसेट बोथ
रिलेटिंग टू द हेड लीज उसके बैलेंस शीट के अंदर दिखाएगा। ड्यूरिंग द टर्म जो सब लीज है, जो इंटरमीडिएट लेसर है वो रिकॉग्नाइज करेगा डेप्रिसिएशन चार्ज को आरओयू एसेट्स के अंदर, एंड जो इंटरेस्ट है ऑन द लीज लायबिलिटीज को, एंड वो रिकॉग्नाइज करेगा लीज इनकम्स को फ्रॉम द सब लीज। जो सब लीज अकाउंट सब लेसी अकाउंटिंग है वो कैसे होगा, तो अ सब लेसी अकाउंटिंग फॉर इट्स ए लीज इन द सेम मैनर, उसी मैनर में होगा जिस मैनर में अदर लीज का किया जाता है। दैट इज जो न्यू लीज सब्जेक्ट टू द इंड एस 116 को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड मेजरमेंट किया जाएगा उसी तरीके से जैसे प्रोविजंस बनता है वैसे ही किया जाएगा। इलस्ट्रेशन 42 देखते हैं। तो सेल्स ऑन द लीज बैक ट्रांजेक्शन्स एंड एंटिटी जो सेलर लेसी है वो सेल कर रहा है बिल्डिंग टू द अनदर एंटिटी बायर लेसी को फॉर द कैश कितना 30 लाख रुपए में। इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजेक्शन जो बिल्डिंग है वो कैरिड आउट किया जा रहा है कॉस्ट ऑफ द 15 लाख रुपए पे। एट द सेम टाइम जो सेलर लेसी है वो एंटर कर रहा है इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर लेसी फॉर देयर राइट टू यूज बिल्डिंग फॉर द 20 ईयर्स, जिसके एनुअल पेमेंट दिया है 2 लाख रुपए का, पेएबल हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। जो टर्म्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स होता है ऑफ द ट्रांजेक्शंस वो क्या है, जो ट्रांसफर करना है बिल्डिंग को बाय द सेलर लेसी सेटिस्फाइड किया जाता है रिक्वायरमेंट को, ताकि वो डिटरमाइन कर पाए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाइड इन द इंड एस 115 रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। जो फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग है डेट ऑफ द सेल्स पे वो कितनी है, 27 लाख की है। जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है अगर कोई होती है तो उसको इग्नोर करना है यहाँ पर। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है वो कितना है, 12% पर एनम के हिसाब से। कैसे रेडिली डिटरमाइनेबल विच इज़ जो कि रेडिली डिटरमाइन किया गया है किसके द्वारा, सेलर लेसी के द्वारा। जो बायर लेसर है वो क्लासिफाइड कर रहा है लीज को ऑफ द बिल्डिंग एज एन ऑपरेटिंग लीज माना जा रहा है। कैसे आप से ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट करोगे बाय द सेलर लेसी एंड द बायर लेसी। तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो कैश प्राइस सेल्स की हमको दे दी गई थी 30 लाख रुपए है, फेयर वैल्यू दे दी गई थी 27 लाख रुपए है, लीज पेमेंट कितना है तो 2 लाख पर एनम के हिसाब से दे दिया गया था हमको, 20 सालों का है। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है 12% के हिसाब से लगा रहा है, कैरिंग अमाउंट कितनी है 15 लाख रुपए की है। तो यहाँ पर लिखेंगे ईयर 1 से लेकर 20 सालों तक का, लीज पेमेंट कितना जा रहा है तो 2 लाख रुपये जा रहा है। तो 1 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे इज इक्वल्स टू करेंगे एम प्लस दबाएंगे, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे एम प्लस दबाएंगे, वैसे करते करते हम लोग कितने 20 सालों तक करेंगे, एमआरसी दबा देंगे फिर तो 7.470 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख को तो कितना आएगा 14,94,000 आ गया पीवी। यहाँ पर जो कैश रिसीव्ड हो रहा है वो कितना है 30 लाख रुपए का है। इस 30 लाख में से हमारे फेयर वैल्यू कितनी थी तो 27 की थी, तो मतलब 3 लाख रुपए ज़्यादा है, तो 3 लाख रुपए हम क्या बोलेंगे फाइनेंस किया गया है। तो यहाँ पर जो 27 लाख रुपए है वो क्या है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स है, उसकी पीवी कितनी निकल के आ रही है तो 14,94,000 निकल के आ रही है, और उसमें से 3 लाख रुपये हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ गया 11,94,000 आ गया। यहाँ पर पीवी कितना था 14,94,000 था, ये 14,94,000 में से ये 3 लाख तो फाइनेंसिंग का था, तो ये फाइनेंसिंग को निकालना पड़ेगा हमको। तो फाइनेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 11,94,000 आ जाएगा। ये 27 लाख है, ये 100% लाइफ की वैल्यू है, फुल लाइफ की वैल्यू है। तो इसमें से 11,94,000 क्या है हमने रिटेन कर लिया, तो बाकी का पोर्शन क्या होगा तो हमने सेल कर दिया होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया वो बाकी का पोर्शन, तो 15,06,000 आ रहा है, मतलब 15,06,000 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सेल्स प्रोसीड हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 15,06,000 डिवाइड करेंगे 27 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 55.778% हमारा क्या निकल के आ रहा है, सेल्स प्रोसीड निकल के आ रहा है। जो रिटर्न बचेगा वो कितना होगा, तो 11,94,000 को डिवाइड करेंगे 27 लाख, मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो 44.222 आएगा परसेंटेज के बेसिस के ऊपर। अभी कैरिंग अमाउंट देखते तो 15 लाख की थी, तो जो कैरिंग अमाउंट रिटेन करके रखेंगे वो कितना होगा और कैरिंग अमाउंट सोल्ड करके रखेंगे वो कितना होगा, तो रिटेन में कितना आएगा तो 44.222% ही आएगा, जितना हमारा जो यहाँ पर 27 लाख में हमने देखा था 11,94,000 जो रिटेन कर रहे थे उसका परसेंटेज, तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पर 15 लाख का करेंगे तो कितना होगा 6,63,333 और कैरिंग अमाउंट जो कि सोल्ड की गई होगी वो कितना आएगा, तो कॉस्ट ऑफ द असेट सोल्ड कितना 55.778% के हिसाब से करेंगे तो 88 लाख, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 8,36,667 आ जाएगा। तो सेल्स प्रोसीड हमारा कितना आ रहा है 15,06,000 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था 15,06,000, और उसकी कॉस्ट जो है कैरिंग अमाउंट जो है वो कितनी निकल के आ रही है 8,36,666। तो यहाँ पर हमारे को कुछ गेन हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ऑन द सेल्स ऑफ द एसेट, तो 15,06,000 को माइनस करेंगे 8,36,667 से, तो कितना आएगा 6,69,333 आएगा। जनरल एंट्री पास करेंगे, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, टू लीज लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे, टू बिल्डिंग क्रेडिट करेंगे, टू गेन ऑन द राइट ट्रांसफर्ड क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है आरओयू एसेट तो 6,63,333, ये हमारा कहाँ से आ रहा है, तो ये हमारा जो कैरिंग अमाउंट रिटर्न पोर्शंस का था वो है यहाँ पर। उसके बाद कैश पोर्शंस कितना आएगा तो 30 लाख रुपए का, क्योंकि 30 लाख रुपए हमको कैश मिल रहा है। तो लीज लायबिलिटी कितना निकलेगा यहाँ पर 14,94,000 का, जो कि हमारा क्या था पीवी था। उसमें से बिल्डिंग कितना आएगा हमारा 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का जो हमारी कैरिंग अमाउंट थी, और जो गेन आ रहा है वो कितना आ रहा है तो 6,69,333 आ रहा है। इलस्ट्रेशन 43 देखते हैं। ट्रांजिशन अप्रोच
एक रिटेलर है लेसी जो एंटर करा है 3 साल के लीज के अंदर ऑफ द रिटेल स्पेस बीइंग 1 अप्रैल 2017 के दिन। यहाँ पर आंसर के अंदर हमने थोड़ा डिफरेंस किया है, वो देख लेते हैं ईयर्स के अंदर। विथ 3 एनुअल लीज पेमेंट कितना दिया गया, 2 लाख रुपये ड्यू दिया गया है ऑन 31 मार्च 2018, 2019 एंड 2020 रेस्पेक्टिवली। जो लेसी है जो लीज है वो क्लासिफाइड किया जा रहा है एज एन ऑपरेटिंग लीज अंडर द 100 इंड एस 17 के हिसाब से। जो रिटेलर इनिशियली अप्लाइड कर रहा है इंड एस 116 फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब लगा रहा है वो, ये 1 अप्रैल 2019 के दिन लगा रहा है। जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है एट द डेट ऑफ द इनिशियल एप्लीकेशन वो कितना है, दैट इज 1 अप्रैल 2019 का 10% पर एनम के हिसाब से। और जो कमेंसमेंट ऑफ द लीज है वो कितना है, 1 अप्रैल 2017 से हो रही है, वॉस 12% दिया गया है। ROU एसेट जो है वो सब्जेक्ट किया जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा ओवर द लीज टर्म्स के हिसाब से। अज्यूम किया जा रहा है कि कोई प्रैक्टिकल एक्सपीडेंट नहीं है, इलेक्टेड नहीं किया गया है। जो लीज है, जो लेसी है वो डिड नॉट इनकर्ड, लेसी जो है उसने इनकम नहीं किया है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को। दरबार नो लीज इंसेंटिव्स, कोई लीज इंसेंटिव्स नहीं है एंड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेसी की टू डिसमेंटल एंड रिमूव द अंडरलाइंग एसेट, मतलब डिसमेंटलिंग की कॉस्ट यहाँ पर नहीं है। रिस्टोर द साइट ऑन द विच द लोकेशंस और द रिस्टोर द अंडरलाइंग एसेट टू द कंडीशंस अंडर द टर्म्स ऑफ द कंडीशंस ऑफ द लीज। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होगा लीज लेसी के अंदर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अप्रोच के हिसाब से। अगर फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच लगाते हैं, अगर मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच लगाते हैं जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 के हिसाब से करते हैं तो क्या। यहाँ पर सॉल्यूशंस के अंदर हमने सिर्फ ईयर चेंज कर दिए हैं। जो 17 था उसको आप ऐसे समझिए कि वो 21 का ईयर है, मतलब 1421 है, और जो 18 था वो 22 है, और वैसे रेस्पेक्टिवली आप समझिए। तो मतलब स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया है, जो 17 दिया था उसकी जगह पर हमने 21 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ज़्यादा चिन्ह नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ 17 को 21 मानना है, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन अप्रोच है उसके अंदर क्या है, तो फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच लगाएंगे पहले। तो उसके अंदर करंट ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक, ये हमारा करंट ईयर है। ये हमारा करंट ईयर दिया गया है और यहाँ पर इंड एस अप्लाइड किया जा रहा है। तो कंपैरेटिव ईयर्स क्या होगा, तो 22-23 होगा। यहाँ पर अगर आप 17 से लेके गिनते हो तो आप उस हिसाब से गिन लेना कि क्या ईयर आ रहा है। यहाँ पर 23-24 जो है वो करंट ईयर आ रहा है, इंड एस 116 अप्लाई किया जा रहा है जहाँ पर। और कंपैरेटिव ईयर्स क्या होगा, तो इसके पहले वाला साल होगा तो 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 तक का होगा। यहाँ पर टेस्ट ऑफ द ट्रांजिशंस ऑफ द इंड एस कब हो रहा है, तो 1/4/2022 को हो रहा है, 1/4/2022 को हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग इंड एस कब लगाएंगे, मतलब ये जो इंड एस की पूरी इफेक्ट देनी होती है हमको, कंपैरेटिव्स के अंदर भी देनी होती है, मतलब पिछले साल की जो गलतियाँ होती है उसको सुधारते हैं हम लोग। तो वो कब सुधारते हैं हम लोग, तो जो कंपैरेटिव ईयर्स होता है उसका पहला दिन, मतलब वो कब होता है, तो 1/4/2022 होता है, तो वो उस पर हम लोग सुधारेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 1/4/2022 पे रेट्रोस्पेक्टिव वाले जो भी गलतियाँ होंगी उसको सबको सुधारेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना होगा। तो यहाँ पर इंड एस 116 अप्लाई होता है कब से, करंट ईयर से। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो पीछे कंपैरेटिव ईयर्स है उसके अंदर भी हम लोग सब सुधार करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं वो कैसे होगा। तो डेट ऑफ द ट्रांजिशन कब होगा, इंड एस का 1/4/2022 से होगा। तो ईयर देखेंगे फर्स्ट से लेकर 3rd ईयर तक, मतलब 3 साल है। यहाँ पर लीज पेमेंट कितना हो रहा है, तो 2 लाख रुपये हो रहा है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 12% के हिसाब से। तो वहाँ पर करेंगे 1/1.12 और फिर इज इक्वल्स टू करके M प्लस MRC वैसे करना है हमको पूरा करके। तो कितना आएगा, 2.402 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख से तो कितना आएगा, 4,80,400 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1/4/2021 के दिन हम लोग लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे और ROU एसेट को रिकॉर्ड करेंगे कितने पे, 4,80,400 पे। यहाँ पर लीज पेमेंट 2 लाख का हो रहा था इसलिए हमने इसको PV करके ले आया। और उसके अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जोड़ देंगे और फिर इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट को जोड़ेंगे 12% का, तो 5,7648 आएगा। उसमें से इंस्टॉलमेंट कितना है, मतलब यहाँ पर लीज पेमेंट कितना हो रहा है, 2 लाख रुपये का, तो माइनस करेंगे तो 31/3/2022 की वैल्यू आ गई हमारे को 3,38,048। और ROU के अंदर से डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग, तो ये 3 साल का आएगा। तो 3 साल के अंदर 4,80,400 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 साल का निकल के आ गया 1,60,133। तो यहाँ पर 31/3/2022 की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 3,20,267 आ गई। हमको यहाँ तक ही पहुँचना था, बिल्कुल यहाँ तक ही पहुँचना था, क्योंकि हमको 1/4/2022 का डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द इंड एस हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पर ओपनिंग इंड एस की बैलेंस शीट अगर हम लोग देखें 1/4/2022 की, तो वो कैसे दिखेगी हमको, तो ROU एसेट हमारा 3,20,267 से दिखेगा। और यहाँ पर हमारा लीज लायबिलिटीज़ जो है वो कितना दिखेगा, 3,30,048। और रिटर्न अर्निंग के अंदर 17,781 का नेगेटिव आएगा।
यहाँ पर जो पिछले साल की गलतियाँ थी वो उसको हम लोग कहाँ नाखेंगे, रिटेन अर्निंग के अंदर नाखेंगे। तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ पर जनरल एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, 1/4/2022 के दिन ROU एसेट को डेबिट करेंगे 3,20,267, रिटेन अर्निंग को हम लोग डेबिट करेंगे 17,781 को, और टू लीज लाइबिलिटीज़ कितना आएगा 3,38,048 से। अभी 1/4/2022 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो लीज लाइबिलिटीज़ देख रहे हैं। तो लीज लाइबिलिटी 338,048 और ROU एसेट 3,20,267। इसमें इंटरेस्ट हम लोग लीज लाइबिलिटी में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4566, माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट या तो आप लीज पेमेंट बोलो 2 लाख का, तो हमारा 31/3/2023 का बैलेंस आ गया 1,78,614। उसके बाद अंदर फिर वापस से इंटरेस्ट जोड़ देंगे 12% के हिसाब से, और लीज पेमेंट माइनस कर देंगे 2 लाख का, तो यहाँ पर हमारा नील हो जाएगा कब, 31/3/2024 के दिन। और ROU एसेट के अंदर देखेंगे तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वही 3 सालों का निकाला होता है, तो वही आएगा स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर 160,133, और फिर जब हम लोग 31/3/2024 के दिन देखेंगे तो नील हो जाएगा। इसके बाद जनरल एंट्री कैसे पास करनी होगी इसकी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे टू लीज लाइबिलिटीज़ अकाउंट 4566, जो कि हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस हम लोग बुक करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन करेंगे तो डेप्री एक्सपेंस टू ROU एसेट 160,133, और लीज लाइबिलिटी टू कैश कितना 2 लाख का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो वो कर देंगे। और यहाँ पर 23/24 के अंदर क्या एंट्री होगी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू द लीज लाइबिलिटीज़, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू द ROU एसेट और लीज लाइबिलिटीज़ टू द कैश। यहाँ पर क्या आ रहा है 21,386 से हम लोग एक्सपेंस को बुक करेंगे, डेप्रिसिएशन 160,134 का रहेगा, और लीज लाइबिलिटी हमारा 2 लाख रुपये का जो हम लोग पे कर रहे हैं वही रहेगा। इसके बाद मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच के अंदर देखते हैं ऑल्टरनेटिव 1। ये ऑल्टरनेटिव 1 क्या बोल रहा है, तो इसके अंदर हम लोग को जो करंट पीरियड होगा उसी से हमको यहाँ पर इफेक्ट देनी होगी। तो यहाँ पर जो इंड AS रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा है, मतलब यहाँ पर रिपोर्टिंग पीरियड जो होता है इंड AS का, उसी में हमको रिटर्न अर्निंग से इफेक्ट देनी होती है। तो वो कौन सा है, तो 1/4/2023 है। तो यहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट हम लोग कौन सा लेंगे, 10% के हिसाब से लेंगे। पिछले में हमने क्या लिया था डिस्काउंटिंग रेट, अगर हम लोग पिछले साल का देखें तो 12% का लिया था, यहाँ पर दिया गया था 12%। और फिर अभी जो देखेंगे हम लोग तो 1 अप्रैल 2019 से कितना हो रहा था, 10% हो रहा था, तो अभी हमको 10% लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ईयर 1 से लेकर 3 लीज पेमेंट 2 लाख रुपये का, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से निकालेंगे, 1/1.10 करेंगे = M+, और वैसे ही 3 बार करके ना MRC दबाएंगे तो कितना आएगा हमारा 2.487, मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख से तो 4,97,400। करंट के अंदर हम यहाँ पर ROU एसेट्स का हम लोग कैरिंग अमाउंट देखेंगे 23/24 का, वो कितना निकल के आएगा, तो 4,97,400 में से माइनस करेंगे 165,800 को। ये पहला डेप्रिसिएशन और दूसरा डेप्रिसिएशन, 2 ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमारा 1,423 का हमारा क्या आ जाएगा, कैरिंग अमाउंट आ जाएगा ROU एसेट का 1,65,800 आ रहा है। और लीज लाइबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे तो 4,97,400 के अंदर प्लस करेंगे 49,740 ये क्या है, इंटरेस्ट का है 10% के हिसाब से, उसमें से माइनस करेंगे 2 लाख का। अभी ये जो बैलेंस आएगा इसके अंदर हम लोग फिर से 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना आएगा 34,714, माइनस करेंगे 2 लाख रुपये, तो हमारा कितना आएगा 1/4/2023 की वैल्यू आ गई 1,81,854। यहाँ पर जो हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे वो 1/4/2023 के दिन पास करेंगे। ऑल्टरनेटिव 1 के अंदर जो जब से इंड AS की रिपोर्टिंग डेट होती है उस दिन पर हमको जो रिटेन अर्निंग होता है उसके अंदर प्रॉफिट या लॉस बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1/4/2023, यहाँ पर ROU एसेट कितना आएगा डेबिट 1,65,800, रिटर्न अर्निंग से कितना निकलेगा 16054, और टू लीज लाइबिलिटी कितना होगा 1,81,854 आ जाएगा। ये हमने लिख दिया सिर्फ, जो रिटेन दोनों का डिफरेंस होता है वो रिटर्न अर्निंग में जाता है, जो हमने पहले बैलेंस शीट बना के दिखाया था उसी तरीके से ये भी है। और उसके बाद देखेंगे 23/24 की एंट्री क्या होगी, तो डेप्री अकाउंट डेबिट को करेंगे टू ROU एसेट 1,65,800, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 18,185, और लीज लाइबिलिटी इस अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख रुपये का। इसके बाद ऑल्टरनेटिव 2 के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग पीरियड होता है उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली सारी चीज़ों को खींचो। मतलब यहाँ पर 1/4/2023 के दिन हम लोग कुछ भी पहले से जो चल रहा है उसको छेड़ेंगे नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1/4/2023 से ही हम लोग इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ईयर 1 लीज पेमेंट 2 लाख रुपये का, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से होगा, तो यहाँ पर 0.909 आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही साल का करना होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख का तो 181,800 हो जाएगा। जनरल एंट्री लिखेंगे 1,423 की, तो ROU एसेट को डेबिट करेंगे टू लीज लायबिलिटी 181,800 से हम लोग ROU एसेट को बुक करेंगे। इसके बाद 31/3/2024 के दिन डेबिट टू ROU एसेट करेंगे 181,800, क्योंकि यहाँ पर एक ही साल के हम लोग कर रहे हैं।
और उसके बाद 31/3/2024 के दिन हम लोग क्या करेंगे, डेप्री अकाउंट डेबिट टू ROU असेट, ये कर दिया हमने 181,800। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लायबिलिटीज़ कितना आएगा 181,800। लीज लायबिलिटी टू कैश 2 लाख रुपये का आ जाएगा यहाँ पर। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक लेसी वो एंटर कर रहा है 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेसर के साथ है, ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर पाए स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स को। लेसर जो है वो यूज़ कर रहा है रेल वेगन्स को पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, एंड वहाँ पर लार्ज पूल ऑफ द सिमिलर रेल्स वेगन्स जो है उसको यूज़ किया जा रहा है फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो रेल वेगन्स जो है एंड जो इंजीन्स जो है उसको स्टोर किया जाता है कहाँ पर, लेसर्स के प्रीमाइसिस पे, जब दे आर नॉट बीइंग यूज्ड, जब उसको यूज़ नहीं किया जाता तब ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स। तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सब्सटीट्यूटिंग द रेल वेगन्स वो कितनी है, मिनिमल है लेसर के लिए। मतलब कि कॉस्ट जो है जो सब्सटीट्यूट होगी रेल वेगन्स की वो बहुत ही कम आ रही है लेसर के लिए। वेदर क्या जो लेसर है वो सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशंस राइट, क्या लेसर के पास सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट है, एंड वेदर क्या जो अरेंजमेंट कंटेन कर रहा है वो क्या लीज है। आंसर देखते हैं। इस केस के अंदर जो रेल्स वैगन्स जो है उसको स्टोर किया जा रहा है लेसल्स के प्रीमाइसिस पे, एंड ये लार्ज पूल ऑफ द सिमिलर रेल्स वैगन्स जो है एंड सब्सटीट्यूशंस कॉस्ट जो है जो कि इनकर्ड की जाएगी वो बहुत ही कम आ रही है। दस इस वजह से जो लेसर है उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि वो सब्सटीट्यूट कर देगा असेट्स को, उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि वो सब्सटीट्यूट कर सकता है एसेट्स को। अगर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सेम बिकम इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, अगर उसको इकोनॉमिकली बेनिफिशियल लगता है लेसर को सब्सटीट्यूट करना वेगन्स को, तो वो कर सकता है। हैंस इस वजह से जो लेसर है वो इस वजह से जो लेसर्स है उसका सब्सटीट्यूशन राइट है वो सब्सटेंटिव है, एंड जो अरेंजमेंट है वो डज नॉट कंटेन अ लीज, मतलब ये कोई लीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कस्टमर एम जो है वो एंटर कर रहा है इनटू द 20 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट है विद किसके साथ, एनर्जी सप्लायर एस के साथ, ताकि वो इंस्टॉल करे, ऑपरेट करे एंड मेंटेन करे सोलर प्लांट को फॉर द एम एनर्जी सप्लाईज के लिए। जो एम है वो डिज़ाइन कर रहा है सोलर प्लांट को बिफोर इट वाज कंस्ट्रक्टेड। एम ने हायर किया एक्सपर्ट को इन द सोलर एनर्जी, ताकि वो असिस्ट कर पाए, असिस्ट कर पाए उसको डिटरमाइन करने के लिए लोकेशंस के, कौन से लोकेशंस पे प्लांट लगाना चाहिए, एंड इंजीनियरिंग ऑफ द इक्विपमेंट टू बी यूज्ड, और कौन सा इंजीनियरिंग इक्विपमेंट उसको यूज़ करना चाहिए। एम के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो रिसीव करेगा एंड ऑब्लिगेशंस एंड द ऑब्लिगेशन टू टेक द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और उसके पास ऑब्लिगेशंस भी है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस को ले सकता है। वेदर इट कैन एस्टैब्लिश, क्या ये एस्टैब्लिश करेगा एम के लिए हैविंग द राइट टू कंट्रोल ऑफ द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट, जो आइडेंटिफाइड एसेट है उसके ऊपर जो राइट टू यूज़ का कंट्रोल क्या एम के पास है। इन दिस केस, इस केस के अंदर जो नेचर ऑफ द सोलर प्लांट है वो क्या है, सच दैट सारे डिसीजन जो है अबाउट कैसे एंड फॉर व्हाट पर्पस, कैसे और किस पर्पस के लिए जो असेट है उसको यूज किया जा रहा है वो प्री डिटरमाइन किया गया है, बिकॉज क्योंकि जो टाइप ऑफ द आउटपुट है मतलब कि एनर्जी एंड जो प्रोडक्शन लोकेशंस है उसको प्री डिटरमाइन किया जाता है इन द एग्रीमेंट, एंड वेदर एंड हाउ, कैसे, कब, कैसे और किस तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सनलाइट। वो किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। एंड जो डिज़ाइन है ऑफ द सोलर प्लांट, और कैसे सोलर प्लांट को डिज़ाइन किया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। बिकॉज जो एम है उसके पास डिज़ाइन है सोलर प्लांट की, एंड देयरबाय उसके पास वो प्री डिटरमाइंड कर सकता है कोई भी डिसीजंस को कि कैसे एंड कौन से पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है। तो एम जो है वो कंसिडर कर रहा है कि उसके पास राइट टू डायरेक्ट यूज्ड है, मतलब एम के पास ही डायरेक्ट टू यूज्ड है राइट। ऑल्दो जो रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द सोलर प्लांट है वो बढ़ जाएगा द एफिशिएंसी, अगर रेगुलर मेंटेनेंस किया जाता है सोलर प्लांट का तो वो बढ़ा देगा एफिशिएंसी ऑफ द सोलर प्लांट को, मतलब अगर उसको सही से मेंटेन किया जाता है प्लांट को, सोलर प्लांट को, तो वो एफिशिएंसी को बढ़ा देगा ऑफ द सोलर पैनल्स। इट डज नॉट गिव द सप्लायर्स, ये सप्लायर को राइट नहीं देता है डायरेक्ट करने के लिए कि कैसे एंड किस पर्पस के लिए सोलर प्लांट को यूज किया जाता है। हैंस जो एम है उसके पास राइट है कंट्रोल द यूज ऑफ द एसेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक कस्टमर जो एंटर कर रहा है टू द 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी कौन सी है, शिप ओनर है वो, फॉर द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड शिप
जो कस्टमर्स है वो डिसाइड कर रहा है वेदर एंड कौन से कार्गो के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एंड व्हेन एंड टू विच पोर्ट और कौन से पोर्ट पे ये जो शिप है वो सेल की जाएगी थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज्ड। सब्जेक्ट किया जा रहा है कि रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड किए गए हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये प्रिवेंट कर रहा है कंपनी को फॉर सेलिंग द शिप इनटू द वाटर हाइट रिस्क पायरेसी और द कैरिंग एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है वैसा उसके अंदर लिखा गया है। ये सेम है इलस्ट्रेशन जो दिया गया था उसके हिसाब से। जो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एंड मेंटेन कर रहा है शिप्स को एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ पैसेंजर्स सेफ पासेज। डस क्या कस्टमर्स के पास राइट है कि वो डायरेक्ट करे कि कैसे एंड किस पर्पज़ के लिए शिप को यूज़ किया जाएगा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज़ एंड वेदर क्या जो अरेंजमेंट कंटेन किया जा रहा है क्या वो लीज है। तो जो कस्टमर्स है उसके पास राइट है कि वो डायरेक्ट करेगा यूज़ ऑफ द शिप्स को बिकॉज क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो सिर्फ ये बता रहा है कि प्रोटेक्टिव राइट्स है उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी के इन्वेस्टमेंट को इन द शिप्स एंड इट्स पर्सनल और वो पर्सनल है। इस इन द स्कोप ऑफ द राइट टू यूज़, जो स्कोप होता है राइट टू यूज़ का उसके अंदर कस्टमर डिटरमाइन करता है कि कैसे एंड किस पर्पज़ के लिए शिप को यूज़ किया जाएगा थ्रू आउट द 10 ईयर के पीरियड के अंदर। बिकॉज यहाँ पर डिसाइड किया गया है वेदर वेयर एंड कब और कैसे शिप को सेल किया जाएगा एज वेल एज द कार्गो है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। थस इसी वजह से जो कस्टमर्स हैं उसके पास राइट है कि वो चेंज कर सकता है डिसीजंस को थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज्ड कि किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना है। एंड हैंस इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटेन कर रहा है लीज, मतलब यहाँ पर ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। अ लेसी एंटर इनटू द 10 ईयर्स लीज कॉन्ट्रैक्ट विद द लेसर टू यूज़ द इक्विपमेंट कि कैसे इक्विपमेंट को यूज़ करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस सर्विस जो कि प्रोवाइड की जाएगी किसके द्वारा, लेसर के द्वारा। जो लेसर है वो ऑब्टेन कर रहा है ओन इंश्योरेंस फॉर द इक्विपमेंट, मतलब लेसर ने इंश्योरेंस ले रखा है इक्विपमेंट का। एनुअल पेमेंट जो है वो कितना है 10,000 रुपये का जा रहा है, 1,000 रिलेटेड टू द मेंटेनेंस सर्विस और 500 जो है वो इंश्योरेंस कॉस्ट है। जो लेसी है वो डिटरमाइन कर पा रहा है कि सिमिलर मेंटेनेंस सर्विस एंड जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगी वो ऑफर्ड की जाएगी थर्ड पार्टी के द्वारा कितने में 2,000 रुपये एंड 500 रुपये रेस्पेक्टिवली के हिसाब से ईयरली। जो लेसी है वो अनएबल टू फाइंड ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन रेंटल अमाउंट। जो लीज है जो लेसी है वो फाइंड नहीं कर पा रहा है स्टैंड अलोन रेंटल अमाउंट कितनी होगी सिमिलर इक्विपमेंट की, क्योंकि नन इज़ लीज्ड विदाउट द रिलेटेड मेंटेनेंस सर्विसेज, क्योंकि इसको अलग से मेंटेनेंस सर्विस वो नहीं ले पाएगा प्रोवाइडेड बाय द लेसर। जो लेसर प्रोवाइड कर रहा है वो मतलब लेसी अलग से नहीं ले पाएगा। कैसे लेसी अलोकेट करेगा कंसिडरेशंस को ऑफ द लीज कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइस है मेंटेनेंस सर्विस की वो कितनी है 2,000 रुपये है। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइस फॉर द लीज नहीं है। फर्दर जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो डज नॉट ट्रांसफर, वो ट्रांसफ़र नहीं कर रही है गुड्स और सर्विसेज टू द लेसी एंड देयरफॉर यहाँ पर ये सेपरेट लीज कंपोनेंट नहीं है। दस इसीलिए जो लीज अलोकेशन है वो कैसा हो रहा है तो 8,000 कैसा आ रहा है तो 10,000 में से 2,000 निकालने के बाद टू द लीज कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर एक साथ ही आएगा वो कोई अलग से कंपोनेंट नहीं है। और यहाँ पर जो लीज़ अलोकेशन है वो कैसे किया जाएगा तो 10,000 में से ये 2,000 निकाल देंगे, ये मेंटेनेंस सर्विस का है तो कितना होगा 8,000 का होगा लीज़ कंपोनेंट का। 5 के अंदर देखते हैं लेसी एंटर इनटू द नॉन कैंसलेबल लीज़ कॉन्ट्रैक्ट। लेसी ने एक नॉन कैंसलेबल लीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया लेसर के साथ, जहाँ पर क्या है बिल्डिंग का लीज़ है वो इनिशियली जो लीज़ है वो कितने 5 सालों की है एंड जो लेसी है उसके पास ऑप्शन है कि वो एक्सटेंड कर पाएगा इस लीज़ को अनदर 5 सालों के लिए सेम रेंटल के हिसाब से। डिटरमाइन करके बताइए लीज टर्म्स, यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है लीज टर्म्स को। जो लेसी है वो कंसिडर कर रहा है फॉलोइंग फैक्टर्स। मार्केट रेंटल्स जो है कंपेरेबल बिल्डिंग्स का सेम एरिया के अंदर वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इंक्रीज़ होता है कितने से 10% के हिसाब से ओवर द 10 ईयर पीरियड कवर्ड बाय द लीज। एट एन इंसेप्शन ऑफ द लीज रेंटल जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द करंट मार्केट रेट के हिसाब से लिया जाएगा। जो लेसी है वो इंटेंड कर रहा है कि वो रहेगा बिजनेस के अंदर सेम एरिया के अंदर कितने 20 सालों तक एटलीस्ट, मतलब लेसी बोल रहा है कि मैं 20 सालों तक तो इस बिज़नेस के अंदर रहूँगा, इस एरिया के अंदर सेम एरिया के अंदर बिजनेस करूँगा। जो लोकेशंस है ऑफ द बिल्डिंग वो आइडियल है
फॉर द रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स एंड द कस्टमर्स, लोकेशंस भी अच्छी है सप्लायर कस्टमर्स के लिए. व्हाट शुड बी द लीज टर्म्स, क्या लीज टर्म होगा फॉर द लीज अकाउंटिंग अंडर द इंड AS 116 के हिसाब से. तो जब हम लोग कंसिडर करते हैं सारे स्टेटेड फैक्टर्स को, तो लेसी जो है वो कंक्लूड कर रहा है कि ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इट हैज़, मतलब उसके पास ज़्यादा सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है. मतलब यहाँ पर जो लेसी है वो ये कंक्लूड कर रहा है कि इस बिल्डिंग को लेने से उसके बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उसको टू द एक्सटेंट लीज. इसी वजह से जो पर्पस है लीज अकाउंटिंग का अंडर इंड AS 16 के हिसाब से जो लेसी है वो यूज़ कर रहा है लीज टर्म्स को 10 सालों के लिए. मतलब यहाँ पर कितना रहेगा, 10 सालों का लीज टर्म्स रहेगा. उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. लेसी एंटर कर रहा है इनटू द लीज 5 सालों का ओल्ड मशीन के लिए. जो नॉन कैंसलेबल लीज टर्म्स है वो कितना है, 15 साल का है. जो लेसी है उसके पास ऑप्शन है कि वो एक्सटेंड कर देगा लीज को आफ्टर द इनिशियल 15 साल के पीरियड के लिए फॉर ऑप्शनल पीरियड ऑफ द 12 मंथ ईच एट द मार्केट रेंटल. डिटरमाइन किया जा रहा है लीज टर्म्स को. जो लीज कंसिडरेशन है वो हमको नीचे दिया गया है वैसा है. जो मशीन है उसको यूज़ किया जाएगा इन द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट for the type of the plane that the lessee expect will remain the popular with the customers until the development and the testing of the improved model are completed in approximately 15 year. 15 साल में बन जाएगा. जो कॉस्ट टू इंस्टॉल है मशीन्स की वो कितनी है, लीजीज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वो सिग्निफिकेंट है. जो नॉन कैंसलेबल टर्म्स ऑफ द लीजीज है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की वो एंड हो रहा है 15 साल के अंदर. एंड जो लीज है एंड जो लेसी है उसके पास ऑप्शन है कि वो रिन्यू कर देगा लीज को फॉर द अनदर 12 ईयर्स के अंदर. मतलब उसके पास ऑप्शन है कि वो 12 साल की और एक्सटेंड कर सकता है. जो लेसी है डज नॉट एक्सपेक्ट टू एबल टू यूज्ड, लेसी जो है वो यूज़ नहीं कर पाएगा मशीन्स को इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द अदर टाइप ऑफ द प्लेन्स विदाउट द सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस के बिना वो यूज़ नहीं कर पाएगा अनदर टाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए. जो टोटल रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन है वो कितनी है, 30 सालों की है. What should be the lease terms, क्या लीज टर्म होनी चाहिए फॉर द लीज अकाउंटिंग अंडर द इंड AS 116 के हिसाब से. जो लेसी है वो नोट कर रहा है कि जो टर्म्स ऑफ द ऑप्शनल रिन्यूअल है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है कोई भी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स. एंड जो कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉल है वो भी सिग्निफिकेंट है. तो जो लेसी है उसके पास कोई इंसेंटिव्स नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन करेगा मशीन्स के अंदर आफ्टर द इनिशियल 15 सालों के बाद. देयरफॉर इसीलिए तो जो लीज है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि वो बिजनेस पर्पस के लिए है फॉर यूजिंग द मशीन्स आफ्टर द नॉन कैंसलेबल लीज टर्म्स ऑफ द 15 साल के बाद वो कोई यूज़ में नहीं आएगी. दस इस वजह से जो लीज कंक्लूड किया जा रहा है कि जो इस वजह से जो लेसी है वो कंक्लूड कर रहा है कि जो लीज टर्म्स है वो सिर्फ 15 सालों की रहेगी, नॉन कैंसलेबल पीरियड की सिर्फ. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. अ कंपनी लीजेस अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़. जो लीज पेमेंट है वो डिपेंड कर रहा है नंबर्स ऑफ द ऑपरेटिंग आवर्स के हिसाब से लिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के हिसाब से. यहाँ पर मतलब कि जो लेसी है वो पे करेगा 2000 पर आवर्स ऑफ द यूज़ के हिसाब से. जो एनुअल मिनिमम पेमेंट है वो कितना निकल के आ रहा है, तो 2 करोड़ का निकल के आ रहा है. जो एक्सपेक्टेड यूजेज पर ईयर की है वो कितनी है, 20,000 आवर्स की है. वेदर क्या जो सेट पेमेंट है क्या उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा इन द कैलकुलेशंस ऑफ द लीज लायबिलिटीज अंडर इंड AS 116 के हिसाब से. तो जो सेट लीज कंटेन किया जा रहा है इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट कितना निकल के आ रहा है, फिक्स्ड पेमेंट 2 करोड़ रुपीज़ का पर ईयर का निकल के आ रहा है, जो कि इंक्लूडेड है इनिशियल मेजरमेंट के अंदर ऑफ द लीज लायबिलिटीज अंडर इंड AS 116 के हिसाब से. हाउएवर लेकिन फिर भी जो एडिशनल 2 लाख रुपए है 2 करोड़ रुपए है जहाँ पर कंपनी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पे करेगी पर ईयर, मतलब 2 करोड़ के अलावा जो एडिशनल पे करना है पर ईयर के हिसाब से वो क्या होगा, वेरिएबल पेमेंट होगा. दैट डू नॉट डिपेंड, वो डिपेंड नहीं करेगा कोई भी इंडेक्स के ऊपर या तो रेट के ऊपर. एंड दस नॉट इंक्लूडेड, और इस वजह से उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द लीज लायबिलिटी. मतलब ये 2 करोड़ के ऊपर जो भी एडिशनल पे किया जाएगा उसको हम लोग को लीज लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं करना होगा, उसको जनरली P&L के अंदर ही दिखाते हैं. बट आर एक्सपेंस, और उसको एक्सपेंस किया जाएगा ओवर द यूज़ अकर्स. जैसे जैसे यूज़ अकर होगा वैसे वैसे उसको एक्सपेंस के तौर पर दिखाया जाएगा, जो वेरिएबल पोर्शन होता है उसको.